स्वागत है आप सभी का CSIR स्क्वायर इंदौर में। और हमारी कोचिंग भारत की नंबर 1 और ग्रोइंग इंस्टीट्यूट है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी MP सेट का एग्जाम हुआ है और हम आपके सामने पेपर 1 का एनालिसिस लेके आए हैं। अभी जो हमारी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है वहां से जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिए सभी बच्चों के 60% प्लस मार्क्स आ रहे हैं। चलिए तो मैं शुरू करता हूँ पेपर 1 का एनालिसिस। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे सेट में आया था, हाँ एक चीज मैं और मेंशन करना चाहूंगा, पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से 43 क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे नोट से एज इट इज एज आए हैं। जो 7 क्वेश्चन जो रह गए वो थोड़े से करंट अफेयर वाले क्वेश्चंस थे जो किसी के भी नोट से नहीं आ सकते। तो आप देख रहे हैं कि हमारे नोट्स से सिर्फ पढ़ के ही आपका पेपर 1 आराम से निकल जाएगा। चलिए अब एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, in which of the following levels of teaching classroom environment required to be sufficiently open and independent। तो आप सब जानते हैं कि ये क्वेश्चन है लेवल्स ऑफ टीचिंग का। और मैंने 3 लेवल बताए थे टीचिंग के, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल में हम फैक्ट वगैरह के बारे में बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग में एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन रिफ्लेक्टिव लेवल में जो स्टूडेंट होता है वो फ्री होता है, अपनी तरफ से खुद इंडिपेंडेंट हो जाता है कोई भी चीज सीखने के लिए। और वही हमसे पूछा गया है, ओपन एंड इंडिपेंडेंट, तो इसका आंसर है रिफ्लेक्टिव लेवल। चलिए सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन। इसमें यह कह रहा है कि जो पुराने जमाने में जो पढ़ाई होती थी तो वहां पे फोकस क्या रहता था, स्टूडेंट, टीचर, टेक्नोलॉजी, प्रोजेक्ट। देखिए इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते थे, पहले के जमाने में ऐसा टेक्नोलॉजी वाला कोई काम नहीं था, प्रोजेक्ट भी नहीं थे, तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे वैसे ही खत्म हो गए। अब पुराने जमाने में टीचर क्या करता था, टीचर आता था, पढ़ाता था और चला जाता था, उसको स्टूडेंट से उतना कोई मतलब नहीं होता था। तो इसीलिए ट्रेडिशनल जमाने की जो टीचिंग थी उसमें फोकस रहता था टीचर सेंटर्ड लर्निंग। थर्ड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द न्यू नॉलेज और कंसेप्ट। देखिए जब मैंने ये टॉपिक भी आपको पढ़ाया हुआ है, ये टॉपिक था थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो कि जीन पियाजे ने दी थी। और जब इसने ये थ्योरी दी थी तो मैंने इसके 4 टर्म आपको कराए थे। मैंने स्कीमा भी आपको कराया, मैंने एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम भी कराया था। देखिए इक्विलिब्रियम होता है जब हम अपने न्यू नॉलेज और ओल्ड नॉलेज में बैलेंस बना लेते हैं, वो कहलाता है इक्विलिब्रियम। बात करूं एकोमोडेशन की, तो एकोमोडेशन होता है जब आप ओल्ड नॉलेज में कंफ्यूज हो जाते हो और उसी हिसाब से आप न्यू नॉलेज को मॉडिफाई करते हो, वो कहलाता है एकोमोडेशन। लेकिन आपसे पूछा गया है जब आप पुराने नॉलेज को नए नॉलेज के साथ जोड़ के पढ़ते हो तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एसिमिलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका एसिमिलेशन। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट अप्रोच ऑफ एवेल्यूएशन। देखिए ये भी टॉपिक आपका पढ़ाया हुआ टॉपिक है बिल्कुल, जो मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड में लास्ट टॉपिक पढ़ाया था एवेल्यूएशन, जिसपे लगभग हमने 2 से 3 क्लासेस आराम से ली थी। तो मैंने एवोल्यूशन बताया था आपको कि देखिए जो भी एवोल्यूशन होता है, मूल्यांकन हिंदी में कहते हैं हम, तो वो हमेशा कैसा रहेगा, कंटिन्यूअस। यानी कि जो एक स्टूडेंट होता है उसमें ग्रोथ हमेशा होती रहती है, हमेशा, यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, ये आपका आंसर है। चलिए इसके बाद ये क्वेश्चन है फिर जो हमने नहीं पढ़ाया, ये क्वेश्चन था इन 5 क्वेश्चन से जो हमने नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन जो भी थोड़ा सा भी दिमागदार या थोड़ा सा भी सोचने वाला स्टूडेंट होगा उसका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि RPW, राइट्स ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटीज, और आप पूरे ऑप्शन में देख लो डिसेबिलिटीज मात्र एक्ट इसी में दिया हुआ है। तो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाते तो आप इस सवाल को क्या कर सकते थे, सही कर सकते थे। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, अब यहां से शुरू हो रहा है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। यहां से क्वेश्चंस आए हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के, और इस बार जो पेपर हुआ है MP सेट का, तो MP सेट में 7 से 8 क्वेश्चन आपके रिसर्च एप्टीट्यूड से आए हुए हैं, और ये 8 के 8 क्वेश्चंस हमने बाकायदा पढ़ाए हुए हैं। चलिए देखिए अब इसमें ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा पेयर रॉन्गली, जो गलत है वो कौन सा पेयर है। देखिए लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती है जो आप किसी एक ही चीज पे बार बार मेहनत करते हैं और उसका रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है जहां पे आप नंबर्स के बारे में बात करते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है जहां पे आप चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन अप्लाइड रिसर्च होती है जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम है और आपने उस प्रॉब्लम का कोई भी एक सॉल्यूशन निकाला और आपने उस सॉल्यूशन को क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, तो ये कहलाती है आपकी अप्लाइड रिसर्च।
लेकिन इसमें दिया क्या हुआ है, व्हेन देयर इज अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ अ सोशल सिचुएशन, इवेंट, स्ट्रक्चर और सिस्टम। तो ये होता है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कह सकते हैं आप इसको, अप्लाइड रिसर्च नहीं होती। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगेन आपको इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो जब मैंने आपको रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ाया था, तो रिसर्च एप्टीट्यूड में दूसरा जो सेकंड जो टॉपिक था वो ही मैंने आपको पढ़ाया था पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो पॉजिटिविज्म के बारे में बात करी गई है। तो देखिए पॉजिटिविज्म मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिविज्म एक अप्रोच होती है जहां पे हम साइंटिफिकली बात करते हैं। क्या बात करते हैं? साइंटिफिकली, साइंस रिलेटेड बात करते हैं, ना कि रिलीजियस। तो इसमें दिया गया था रिलीजियस, है ना, जबकि हम बात करते हैं साइंस से रिलेटेड। तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। और बाकी इसके और ऑप्शन पे भी फोकस कर लेते हैं। तो अगस्त कॉम्पटी ने दिया था, बिल्कुल सही था, और ये मार्क्सिस्ट थ्योरी इसका अपोज करती थी, ठीक है। और इसके अलावा ये बात भी इसमें बिल्कुल सही लिखी गई है। तो इसका आंसर जो है ये है आपका ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि रिलीजियस नहीं, साइंटिफिकली बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 अगेन फिर से आपका रिसर्च से है। और ये जो टॉपिक मैंने कराया था, ये टॉपिक कराया था मैंने स्टाइल्स ऑफ राइटिंग। मैंने कराया था स्टाइल्स ऑफ राइटिंग में, जहां पे मैंने आपको बहुत सारे तरीके के फॉर्मेट बताए थे। मैंने आपको बताया था एमएलए स्टाइल, एपीए स्टाइल, ये मैंने आपको बताया था। और एक चीज और समझ लो, एमएलए स्टाइल का फुल फॉर्म आपको दिया हुआ है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, एपीए का फुल फॉर्म आपको दिया है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। और मैंने ये भी कहा था अभी हम जो लोग रिसर्च करते हैं वो हम फॉलो करते हैं एमएलए स्टाइल को। और अभी प्रेजेंट टाइम में एमएलए स्टाइल का 9th एडिशन फॉलो हो रहा है। और ये क्वेश्चन भी आपके यूजीसी नेट और एमपी सेट दोनों में क्वेश्चन ये वाला आ चुका है। ये अगेन आपका पीवाईक्यू था, क्योंकि मैंने बताया आपको 9th एडिशन आया है। चलिए, तो इसमें ये कह रहा है कि एमएलए और एपीए स्टाइल जो होती है वो किससे रिलेटेड होती है। देखिए मैंने अभी क्या बताया आपको कि ये रिसर्च का पार्ट होता है, रिपोर्ट राइटिंग का नहीं। लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है, डेटा से कोई लेना देना नहीं है। किसका पार्ट है? टाइप्स ऑफ रेफरेंसिंग एंड रेफरेंस राइटिंग। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 9 है। वो ये कह रहा है आपसे कि रिसर्च रिपोर्ट जब आप लिखते हैं तो उस समय एक रिसर्चर्स को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं इतनी आसानी से बताऊंगा ना कि आप लोग कहोगे कि वाह ये क्या हुआ। देखो आप जैसे ये 5 ऑप्शन पढ़े हैं, आपको ये सारे चेक करने हैं। तो कुछ नहीं, आप बस ऑप्शन नंबर 4 चेक कीजिए। ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है चैलेंज टू हाइड द आइडेंटिटी ऑफ रिसर्चर। ठीक है, जब आप कोई भी काम कर रहे हो तो आप नहीं चाहते कि मेरी आइडेंटिटी हाइड हो जाए, तो यानी कि ये क्या है? ये गलत है। अब जिस ऑप्शन में 4 लिखा है उसको हटा दो, इसमें 4 है हटा दो, इसमें 4 है हटा दो, इसमें 4 है हटा दो, और ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सोशल रिसर्च। देखिए जब आपको मैंने ये टॉपिक मैंने कराया था आपको, जब मैंने आपको पढ़ाया था स्टेप्स ऑफ रिसर्च, मैंने रिसर्च के स्टेप्स बताए थे। जब भी आप रिसर्च करते हो तो एक पैटर्न फॉलो होता है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप रिसर्च कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको अपनी प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। तो रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि सबसे पहले क्या आना चाहिए? आपका नंबर 6। तो 6 गौर से देख लो, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में है, यानी कि ऑप्शन बी गलत हो गया, ऑप्शन सी गलत हो गया। जब आप रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हो तो उसके बाद आप करते हो लिटरेचर रिव्यू, यानी कि 6 के बाद आपका 4 होना चाहिए। तो 6 के बाद 4 हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, और ये आपका क्या है? आंसर। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, और अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ते हो तो आप अपना समय खराब करते हो। और चूंकि हमें यूजीसी नेट में पेपर 1 को करने के लिए मात्र 1 घंटा दिया जाता है, तो इससे क्या है कि आप अपना समय भी बचा सकते हो। चलिए अब ये क्वेश्चन है अनसीन पैसेज के, ठीक है, तो इनको फिलहाल मैं स्किप कर रहा हूं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 से मैं बात करता हूं। यहां से शुरू होता है आपका कम्युनिकेशन वाला पार्ट। तो कम्युनिकेशन मैंने अभी रिसेंटली ही कराया था। तो देखिए अब ये क्वेश्चन है डाउट वाला। जब आप YouTube पर कोई और एनालिसिस देखते हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका आंसर ए होगा, कोई कह रहा है बी होगा, कोई कह रहा है सी होगा। पर मेरे ख्याल से आप इस क्वेश्चन को चैलेंज भी कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ स्टूडेंट इज रिलेटेड टू विच एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। देखिए अब मेरे ख्याल से इसका आंसर मैसेज होना चाहिए। कुछ यूट्यूब पे आप लोग को कोई सेंडर भी बोलेगा, कोई चैनल बोलेगा, कोई रिसीवर बोलेगा। देखिए इसमें क्वेश्चन ने क्लियरिफाई नहीं करा है कि यहाँ पे स्टूडेंट क्या है। यहाँ पे स्टूडेंट सेंडर है
आपके रिसीवर है। ठीक है, अब देखिए मेरे ख्याल से अगर